सब पढ़ लिख रहे हैं, कोई किसी के साथ भेदभावना नहीं है, किसी के साथ कोई दुराव नहीं है, अब कोई छुआछूत की भावना नहीं है। ये सारी चीजें धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं और इनकी प्रासंगिकता जितनी बढ़ती जाएगी और लोग इनको मानते चले जाएंगे। वह इतने राष्ट्रभक्त थे, अगर वास्तव में चाहते तो तमाम लोगों के जैसे भारत के विद्वान थे, विदेशों में बस गए, बहुत सारी संपत्ति अर्जित कर ली, तो ये भी चले गए होते, किसी भी देश में रहते, लेकिन राष्ट्रीयता कूट कूट के भरी थी। इसलिए भारत में ही रुक करके भारत की चरमराती हुई व्यवस्था को इन्होंने एक लाइन पे ला करके छोड़ दिया। आज भारत देश इनके बनाए हुए संविधान के अनुरूप चल रहा है, जिसमें ना तो कोई भेदभावना है, ना तो कोई दुराव है। आज देश इनको एक्सेप्ट कर रहा है। ये विभिन्न क्षेत्रों में काम किए थे। हमारे देश में आज जो मजदूर काम करता है, पहले 12-12 घंटा 14-14 घंटा काम करता है, लेकिन इन्होंने कहा कि ये मजदूरों का शोषण है, उनका समय जो है घटा करके 8 घंटा कर दिया गया। और इतना ही नहीं, इनके मजदूरी को भी न्यूनतम मजदूरी तक निर्धारित कर दिया गया कि इतनी मजदूरी इनको देना पड़ेगा। अगर काम के दौरान कोई दुर्घटना होती है तो पूरी इनके पेंशन, सुरक्षा, बीमा, सारी चीजों की व्यवस्था करवा दिया गया। आज देख लीजिए, किसी भी मजदूर से आप 8 घंटा से ज्यादा ड्यूटी नहीं करवा सकते हैं, और अगर मजदूरी नहीं देते हैं तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, मौलिक अधिकार के तहत वह व्यक्ति अपने शोषण का वह न्याय प्राप्त कर सकता है। यह सारी व्यवस्था उसमें दी गई है, खासकर महिलाओं के लिए। आज हमारे देश की लगभग 80% महिलाएं ये नहीं जानती हैं उनके प्रसूति का अवकाश। अब तो धीरे धीरे समझ रही हैं, प्रसूति का अवकाश वो नहीं जानती थी कि मिलता है। उस समय संविधान में यह व्यवस्था की गई थी कि अगर महिला के प्रसूति का समय है तो उसको उसका छुट्टी मिलना चाहिए, उसका अवकाश मिलना चाहिए। उस अवकाश के दौरान उसके वेतन नहीं काटे जाएंगे, जो आज की महिलाएं उसको प्राप्त कर रही है। उस दौरान उन्होंने लिख दिया था कि पुरुषों के समान महिलाओं को भी अधिकार है, समान कार्य समान वेतन। अगर हम 50,000 पाते हैं तो हमारे साथ महिला भी टीचर पढ़ाने वाली 50,000 पाएगी, वो महिला होने के नाते कम वेतन नहीं पाएगी। ये व्यवस्था आपके संविधान में है, जो हर व्यक्ति को, हर इंसान को जानने की जरूरत होती है। इस तरह से सारी व्यवस्थाओं में, यहां तक कि जो आज ये बिजली, पानी, जो नहर, सड़क की व्यवस्था है, ये कानून मंत्री थे। कानून मंत्री के पद पे रहते हुए भी ये योजना आयोग का काम करते रहते, श्रम मंत्रालय का काम करते रहते, क्योंकि सब लोग इन्हीं से सलाह लेते थे कि यह व्यवस्था कैसे चले। रिहंद घाटी बांध परियोजना और सोन नदी पर जो बांध बनाए गए हैं और तमाम जो नहरें खोली गई हैं, ये इनकी व्यवस्था का देन था कि हमारा देश तब आगे बढ़ सकता है जब हमारे यहाँ की कृषि व्यवस्था आगे बढ़ेगी। और अगर कृषि व्यवस्था तभी बढ़ेगी जब उसे सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे देश में उद्योग धंधा तभी बढ़ेंगे जब कोयला खदान से निकाला जाएगा, जब उसके लिए बिजली पानी की व्यवस्था होगी, तभी तो उद्योग बढ़ेगा। ये सारी व्यवस्था इन्होंने दिया था भारत में। इस तरह से इनकी प्रासंगिकता और बढ़ती चली जाती। तो प्यारे बच्चों, साथियों, जितना हम ऐसे महापुरुषों को पढ़ेंगे, उनकी देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति को जानेंगे, मात्र केवल इसलिए हम महापुरुषों को निगलेक्ट ना करें कि वो किस जात का था, किस धर्म का था। अगर सोना कचड़े में पड़ा हो तो उसकी कीमत कम नहीं होती है, इसलिए उसकी कीमत को समझने की आवश्यकता है। ऐसे महापुरुषों को हमें इनके जन्मदिन पर समय समय पर नमन करना है और इनके बताए गए रास्ते पर और विचारधाराओं पर चलने की आवश्यकता है। मैं इन्हीं सारी बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ।